जी। तो सबसे पहले मैं बता रहा हूं कि दिल्ली में तीन विश्वविद्यालय, चार विश्वविद्यालय हैं। दिल्ली में दिल्ली विश्वविद्यालय नहीं, जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय। तो मैं जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में प्रोफेसर हूं। ये मैं साफ करना चाहता हूं। और ये मेरे विचार जो हैं, ये मेरे विचार इंडिविजुअल विचार हैं। मैं किसी संगठन या मैं किसी संस्था से अपने विचार नहीं रख रहा हूं। ये मेरे पर्सनल विचार हैं, व्यक्तिगत, क्योंकि लोग जो है इसको अलग तरह से ले सकते हैं। तो मैं सबसे पहले वर्ल्ड वाइड बीएसपी जो है संगठन, उसको मैं जो है वर्ल्ड वाइड बीएसपी सपोर्टर्स, वो विश्वास रखते हैं किसी दल के अंदर, किसी के भी हो सकते, तो मैं उनको सबसे पहले धन्यवाद देना चाहूंगा और बधाई देना चाहूंगा कि उन्होंने इतना माकूल जो टॉपिक है वो चुना है। क्योंकि अक्सर बाबा साहेब अंबेडकर को लोग दलितों दा मसीहा कह के बुलांदे सी। कुछ लोग बोलते हैं कि भाई दलितों तक जो है उन्होंने काम किया। कुछ लोग और हैं जो कहते हैं कि नहीं, बाबा साहब थे दलितों के मसीहा नहीं थे, वो तो संविधान निर्माता भी थे। तो वो संविधान निर्माता बना देते हैं और वो सोचते हैं उन्होंने बहुत बड़ा काम किया अगर हमने बाबा साहब को संविधान निर्माता कह दिया। लेकिन वर्ल्ड वाइड जो सपोर्टर्स हैं, बीएसपी सपोर्टर्स हैं, उन्होंने एक कदम और आगे बढ़ा करके ये जो टॉपिक लिया है, मैं उसके लिए उनको बहुत बहुत थैंक्स कहना चाहूंगा, उनको धन्यवाद देना चाहूंगा और शुक्रिया अदा करना चाहूंगा कि जो उन्होंने सोच बाबा साहब अंबेडकर की बढ़ा दी है। उन्होंने एक कदम और आगे बढ़ा दिया है कि बाबा साहब अंबेडकर केवल और केवल दलितों के लिए काम नहीं कर रहे थे। वो दलितों के केवल मसीहा नहीं है, वो केवल और केवल संविधान निर्माता नहीं है। उन्होंने केवल संविधान निर्माण का काम नहीं किया, वो राष्ट्र निर्माता है, नेशन बिल्डर है। तो अगर मान लीजिए हम लोग किसी हॉल में जो है सुन रहे होते इस कार्यक्रम को, तो बहुत तेज ताली बजती और लोग कहते वास्तविकता में कि ये एक नया ऐतिहासिक टॉपिक आपने चुना है। इट इज अ हिस्टोरिकल टॉपिक दैट नाउ यू हैव made Baba Sahib Ambedkar at international level, that he is a nation builder. He is not only constitution maker, he is not only Dalit Masiha, but he is also a nation builder. राष्ट्र निर्माता है। तो राष्ट्र निर्माता कैसे हैं, ये हमारा आज का टॉपिक। बहुत सारे लोगों ने जो बात बताई वो मुझे लगता है अब आम बोलचाल भाषा के अंदर, समाज के अंदर रच बस गई है। जैसे लोग कहते हैं उन्होंने शिक्षित हो, संगठित हो, संघर्ष करो, बाबा साहब ने कहा, तो उसको लोग शिक्षित हो, संगठित हो, संघर्ष करो, उसको समझते हैं कि केवल बाबा साहब अंबेडकर ने शिक्षित हो, संगठित हो, संघर्ष करो केवल और केवल दलितों के लिए कहा। ऐसा नहीं है। बाबा साहब अंबेडकर अगर कोई मान रहा होता, या हम लोग अगर बाबा साहब अंबेडकर के कृतित्व और व्यक्तित्व को किस तरह हम लोग जब यूनिवर्सिटी के अंदर उनके पर्सनालिटी को देखते हैं, उसका एनालिसिस करते हैं, तो विश्वविद्यालय में, यूनिवर्सिटी में, कॉलेज में, स्कूल में हम उनको एक छात्र की तरह देखें। और वो छात्र जिसके साथ बहुत ज्यादा भेदभाव हो रहा था, उनके पिताजी और उनको किस प्रकार अस्पृश्य समझा जाता था उनके समाज को, और उनके पास इतने पैसे नहीं थे कि वो अच्छे विश्वविद्यालय में पढ़े, उसके बाद भी बाबा साहब अंबेडकर ने सभी बाधाओं को पार करते हुए ये दिखाया कि अगर व्यक्ति चाहे तो वह उच्च शिक्षा ले सकता है। तो ये बाबा साहब अंबेडकर का जीवन अपने आप में एक एग्जाम्पल है, उदाहरण है कि चाहे कितनी बाधा आए, चाहे समाज आपके खिलाफ खड़ा हो, जाति का दंश हो, जातिवाद हो, उसके बावजूद अगर हम प्रण कर लें
तो हम उच्च शिक्षा ले सकते हैं। और उच्च शिक्षा ही नहीं, फॉरेन की बड़ी बड़ी विश्वविद्यालय, कोलंबिया विश्वविद्यालय में, और हम जो है लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स, बारेट लॉ, बॉन, ऐसे विश्वविद्यालयों में पढ़ सकते हैं। ये बाबा साहब खुद दिखाते हैं। तो कुछ बातें सुनी सुनाई हो गई हैं आजकल बाबा साहब के बारे में। दूसरी बात सुनी सुनाई जैसे हो जाती है कि बाबा साहब ने जो संविधान निर्माता हैं और उन्होंने भाखड़ा नागढ़ बांध बनवाने की नींव रखी, आरबीआई की नींव रखी, और बाबा साहब अम्बेडकर ने जो है महिलाओं के लिए रोजगार में बराबरी दी। उनको जो है उन्होंने कहा कि वो माइंस के अंदर, महिलाओं को माइंस के अंदर काम करने के विरोध में उन्होंने कानून बनाया। और इस प्रकार की बातें जो है लोग बता देते हैं और लोग समझते हैं कि वो बहुत बड़ा काम कर रहे हैं, बाबा साहब अम्बेडकर पर बहुत अच्छा भाषण दे रहे हैं। लेकिन साथियों, मुझे लगता है कि बाबा साहब अम्बेडकर के साथ अभी तक जो लोग बोल रहे हैं कि केवल और केवल वो दलितों के मसीहा हैं, वो लोग बोल रहे हैं कि नहीं वो केवल संविधान निर्माता हैं, वो बाबा साहब अम्बेडकर के साथ पूरा न्याय नहीं कर रहे हैं। वो उनके पर्सनालिटी को, उनके व्यक्तित्व को और उन्होंने जो काम किया है उसको पूरी तरह समझ नहीं पा रहे हैं। और इसलिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा वर्ल्ड वाइड बीएसपी सपोर्टर्स को कि उन्होंने इस सोच को बड़ा करने के लिए ये टॉपिक चुन करके और कहा कि हमें इस पर जो है बहस चलानी चाहिए। और मेरा पूरा विश्वास है कि जैसे ही आपने अंतरराष्ट्रीय स्तर पर, एट इंटरनेशनल लेवल, आपने ये टॉपिक चूज किया है, द नेशन बिल्डर बाबा साहब अम्बेडकर एंड एनालिसिस, बाबा साहब राष्ट्र निर्माता बाबा साहब अम्बेडकर, तो आपने एक नया अध्याय, एक नया चैप्टर बाबा साहब के रिसर्च पर खोल दिया। यद्यपि ये यूनिवर्सिटी का काम था, ये यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे, हार्वर्ड, कोलंबिया और मैसेच्यूसेट्स में पढ़ रहे लोगों का काम हो सकता था कि वो ये टॉपिक देते कि हाउ इज बाबा साहब अम्बेडकर ए नेशन बिल्डर। हम क्यों नहीं कह रहे हैं बाबा साहब ने राष्ट्र निर्माण का काम किया, व्हाई वी आर नॉट सेइंग दिस। और अब तो बाबा साहब अम्बेडकर, मुझे लगता है राष्ट्र निर्माता भी उनके लिए एक छोटा टाइटल पड़ जाएगा, क्योंकि बाबा साहब अम्बेडकर अब एक ग्लोबल आइकन हो गए हैं। बाबा साहब अम्बेडकर हैज बिकम ए ग्लोबल आइकन। जैसा कि आपने खुद देखा होगा, विश्व के 9 ऐसे विश्वविद्यालय हैं, लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स, उसके बाद कोलंबिया यूनिवर्सिटी, उसके बाद मैसेच्यूसेट्स यूनिवर्सिटी, ब्राइंडिस यूनिवर्सिटी, और कनाडा में यॉर्क यूनिवर्सिटी, साइमन फ्रेजर यूनिवर्सिटी, उसके बाद क्वींसलैंड यूनिवर्सिटी, मेलबोर्न यूनिवर्सिटी और जापान की कोइसाना यूनिवर्सिटी। इन विश्वविद्यालयों में बाबा साहब अम्बेडकर के बस्ट यानी कि उनकी मूर्ति की स्थापना हो गई है। क्यों? क्योंकि बाबा साहब अम्बेडकर अब एक ग्लोबल आइकन के रूप में उभर रहे हैं। कैलिफोर्निया के एक जो इतिहासकार हैं, उन्होंने अपनी किताब इंडियन आइडियोलॉजी में बाबा साहब अम्बेडकर को कंपेयर किया गांधी और नेहरू से, और ये पाया कि बाबा साहब अम्बेडकर को पढ़ना दूसरे ही जगत में पहुंच जाना है, क्योंकि उनकी जो एनालिसिस की गहराई है वो कहीं गांधी और नेहरू से कहीं ऊपर है। और फिर बाबा साहब अम्बेडकर पर जो पैरी एंडरसन नाम के इतिहासकार, मैंने आपको बताया कैलिफोर्निया के पैरी एंडरसन इतिहासकार ने अपनी किताब इंडियन आइडियोलॉजी में लिखा कि किस प्रकार पाकिस्तान का जब तस्वुर भी नहीं था,
यहां तक कि कांग्रेस वाले का कोई लीडर ये सोच भी नहीं पा रहा था कि पाकिस्तान बन जाएगा, और यहां तक कि मुस्लिम लीग में भी ये बात नहीं थी कि वो जो है पाकिस्तान बना ले जाएगी। उस समय बाबा साहब अंबेडकर ने पूरी किताब लिख दी, पार्टीशन ऑफ इंडिया दैट इज पाकिस्तान, और पाकिस्तान दैट इज पाकिस्तान और पार्टीशन ऑफ इंडिया। ये पूरी किताब लिख करके बाबा साहब अंबेडकर ने समझाया कि किस तरह पाकिस्तान का बंटवारा एब्रप्टली, भारत और पाकिस्तान का बंटवारा एब्रप्टली नहीं होना चाहिए। ये जो है पेरी एंडरसन कैलिफोर्निया का एक हिस्टोरियन अपनी किताब में लिखा। दूसरी तरफ लंदन के एक बहुत बड़े इतिहासकार और समाज विज्ञानी हैं कोसिमो जेने ने भी बाबा साहब अंबेडकर को इटली के समाज विज्ञानी एंटोनियो ग्रामशी से उनकी तुलनात्मक अध्ययन करके और यह लिखा कि सामाजिक न्याय की लड़ाई किस प्रकार बाबा साहब अंबेडकर ने आगे बढ़ाई। कमलेश अय्यर जी हैं और उनके साथी किस प्रकार वह बरनबी के जो वहां का म्युनिसिपल कॉरपोरेशन है, किस तरह बाबा साहब अंबेडकर की पोर्ट्रेट लगती है, और वो भी पॉलिसी रूम में, और जिसमें वो कहते हैं कि हम पॉलिसी रूम में बाबा साहब अंबेडकर की मूर्ति इसलिए लगा रहे हैं और पोर्ट्रेट इसलिए लगा रहे हैं कि हम अगर ह्यूमन राइट्स का कोई डिसीजन लेते हैं तो हम बाबा साहब अंबेडकर को याद करते हैं। वहीं पर उन लोगों ने ही, अय्यर जी, कमलेश जी वगैरह ने बाकायदा एक रूम लेकर के, यूनिवर्सिटी की एक लाइब्रेरी में रूम लेकर के अंबेडकर हॉल बना दिया है। मैं आपसे केवल यह कहना चाह रहा हूं कि बाबा साहब अंबेडकर अब राष्ट्र निर्माता से निकल करके कहीं ना कहीं ग्लोबल आइकन की तरफ बढ़ रहे हैं, और ये जो है व्याख्यान मालाएं जो शुरू हो गई हैं, वो चाहे ब्रिटिश कोलंबिया में व्याख्यान माला हो, चाहे यॉर्क यूनिवर्सिटी में हो, चाहे साइमन फ्रेजर यूनिवर्सिटी में हमारे जो जय बिरदी जी हैं, उन लोगों ने ये व्याख्यान माला, और उसके पहले राजू कामले साहब जो है व्याख्यान माला करते थे कैलगरी में, मैनचेस्टर मेट्रोपॉलिटन यूनिवर्सिटी में भी व्याख्यान माला हो। तो हम बाबा साहब अंबेडकर को संकुचित दृष्टि से न देखें, उनको छोटा करके केवल और केवल दलितों के काम करने वालों की बात न करें। बाबा साहब अंबेडकर ने राष्ट्र निर्माण की बात करी, और उसके बाद राष्ट्र निर्माण के बाद विश्व के पटल पर विश्व निर्माण की भी बात करी। चाहे उन्होंने बुद्धिज्म के तहत जो पीसफुल एग्जिस्टेंस का रिवाइवल करके संदेश दिया, और बाद में जो उन्होंने ह्यूमन राइट्स की लड़ाई लड़ी मिल करके, चाहे बोरोक्यूमीन के साथ और चाहे जो है एबी डुबोइस के साथ जो कि ब्लैक लड़ रहे थे, तो एक नया सोच जो है बाबा साहब अंबेडकर दे रहे थे। ये मेरा एक छोटा सा जो है एनालिसिस है जब हम बाबा साहब अंबेडकर की बात कर रहे हैं। तो कृपया करके जो लोग भी बाबा साहब अंबेडकर पर अब एनालिसिस करेंगे, बात करेंगे, जो वर्ल्ड वाइड बीएसपी सपोर्टर्स ने एक बहुत बड़ा एजेंडा रख दिया है विश्व के सामने, वो मुझे लगता है बहुत ही काबिले तारीफ है। और आगे आने वाले समय में जो रिसर्च होगी, जो भाषण होंगे, जो हमारे लीडर होंगे, वो इस प्रकार की बात करेंगे, तब तो मजा आएगा। वरना हम बाबा साहब अंबेडकर को, उनके कद को छोटा करके ही आंकेंगे अगर हम उनको मसीहा, केवल दलितों का मसीहा कहेंगे, या हम उनको केवल और केवल संविधान निर्माता कहेंगे। तो नहीं साथियों, आज से हम अगर इस प्रोग्राम को सुन रहे हैं तो हम ये लेकर के जाएंगे और स्ट्रेटेजिकली लेकर के जाएंगे कि हम जब भी अपना कोई फेसबुक पोस्ट लिखेंगे, हम कोई ट्विटर लिखेंगे, हम कहीं भी बात करेंगे, तो हम बाबा साहब अंबेडकर को राष्ट्र निर्माता, विश्व विभूति, ग्लोबल आइकन कह करके संबोधित करेंगे। उनके लिए ये इन अलंकार हम प्रयोग करेंगे। अब मैं आता हूं असली टॉपिक पर कि हम बाबा साहब अंबेडकर को
राष्ट्र निर्माता क्यों कहते हैं और क्यों कहें? इसके लिए साथियों, बाबा साहब अंबेडकर ने जो सबसे पहले प्रश्न उठाया था कि बाबा साहब अंबेडकर अपने समकक्ष जो नेता थे उस समय, चाहे गांधी हो, नेहरू हो, चाहे उस समय के सुभाष चंद्र बोस हो, और यहां तक कि गोपाल कृष्ण गोखले हो, ये सब जो नेता थे उनसे अलग एक धारणा बनाई कि भारत एक राष्ट्र नहीं है, ये राष्ट्र बनने की प्रक्रिया है। और बाबा साहब अंबेडकर ने रविंद्रनाथ टैगोर को भी उद्धृत किया, उनका रेफरेंस दिया कि रविंद्रनाथ टैगोर और बहुत सारे एंग्लो इंडियन, चाहे वो स्ट्रेसी हो चाहे वो शेली हो, वो भी ये सोचते हैं कि भारत एक राष्ट्र नहीं है और ये अभी राष्ट्र बनने की प्रक्रिया है। तो अब आप ये कहेंगे कि बाबा साहब अंबेडकर अगर भारत को राष्ट्र नहीं मानते थे तो बाबा साहब अंबेडकर भारत को राष्ट्र क्यों नहीं मानते थे? ये एक प्रश्न उठेगा। इसका उत्तर सीधे है कि बाबा साहब अंबेडकर कहते थे, और सबसे पहले 1930 में उन्होंने महात्मा मोहनदास करमचंद गांधी को उत्तर देते हुए कहा कि कुछ लोग भारत को राष्ट्र कहने की भूल कर रहे हैं, लेकिन हजारों जातियों में बटा हुआ समाज राष्ट्र कैसे हो सकता है? क्योंकि जातियां लोगों में वैमनस्य फैलाती हैं। वैमनस्य का मतलब यह हुआ कि वो भाईचारा बनने नहीं देती हैं और न ही वो मित्रता पैदा करती हैं, वो एक दूसरे के प्रति लड़ाई करवाती हैं, एक दूसरे के प्रति नीचा दिखाने की कोशिश करती हैं, एक दूसरे पर अत्याचार अन्याय करती हैं। तो ऐसा समाज राष्ट्र कैसे हो सकता है? क्योंकि जो राष्ट्र है उसमें एक नए प्रकार का भाईचारा होता है, एक सौहार्द होता है, एक दूसरे से मिल करके जीने की परंपरा होती है। मैं अभी आपको राष्ट्र की परिभाषा जो बाबा साहब अंबेडकर ने प्रयोग की थी उसको बताऊंगा, लेकिन अभी मैं ये बताना चाहता हूं कि बाबा साहब अंबेडकर भारत को राष्ट्र क्यों नहीं मान रहे थे। तो एक तरफ बाबा साहब ने कहा कि हिंदुओं के अंदर जातियां हैं और जातियां वैमनस्य फैलाती हैं, लड़ाई कराती हैं, अन्याय और अत्याचार कराती हैं, कोई भाईचारा नहीं रहने देती, इसलिए भारत राष्ट्र कैसे हो सकता है। दूसरी तरफ बाबा साहब अंबेडकर ने कोट किया कि अगर हिंदुओं के अंदर भाईचारा नहीं है तो क्या हिंदुओं और मुसलमानों में भाईचारा है? बाबा साहब ने कहा वहां पर भी भाईचारा नहीं है, वहां पर भी संघर्ष हो रहा है। एक तरफ वहां पर अगर आप देखें कि जो हिंदू हैं वो राणा प्रताप को मानते हैं, वो पृथ्वीराज चौहान को मानते हैं, वो शिवाजी को मानते हैं, लेकिन दूसरी तरफ मुस्लिम समाज जो है वो मोहम्मद बिन कासिम को मानता है, वो औरंगजेब को मानता है। तो इनके नायक अलग अलग हैं। धर्म में देख लीजिए, धर्म में भी यहां पर बदलाव है। हिंदू रामायण, महाभारत और गीता को मानते हैं और मुस्लिम प्रेरणा लेते हैं कुरान और हदीस से। तो ये अलग अलग लोग, हिंदू मुस्लिम भी अलग अलग सोच रहे हैं और हिंदुओं के अंदर भी जो है बिलगाव है, जातिवाद है और इसलिए वहां अन्याय और अत्याचार है। इसी तरह बाबा साहब अंबेडकर ने आदिवासियों और हिंदुओं के अंदर देखा कि वहां पर क्या भाईचारा है, क्या वहां पर लोग एक दूसरे को मान रहे हैं, एक दूसरे के उत्थान को, एक दूसरे के दुख को दुख समझ रहे हैं। बाबा साहब ने कहा ऐसा वहां पर भी नहीं है और इसलिए जो ट्राइबल्स है, जो आदिवासी हैं, उन लोगों को भी समाज से बहिष्कृत कर दिया गया है। तो
तो ऐसा समाज जिसके अंदर कोई समान विचारधारा नहीं है, जिसके अंदर कोई साझी विरासत नहीं है, वो राष्ट्र कैसे हो सकता है? ये प्रश्न बाबा साहब अंबेडकर ने 1930 में पहली बार उठाया, और उसके बाद फिर बाबा साहब अंबेडकर ने 1949 में उठाया। 1949 में बाबा साहब अंबेडकर, अब जब संविधान पूरा हो गया और संविधान की फाइनल कॉपी जब बाबा साहब अंबेडकर सौंप रहे थे राजेंद्र प्रसाद उस समय के राष्ट्रपति को, उस समय भी बाबा साहब अंबेडकर ने 25 नवंबर 1949 को जो भाषण दिया था, और मुझे लगता है सभी साथियों को बाबा साहब अंबेडकर का 25 नवंबर 1949 25 नवंबर 1949 का वो भाषण पढ़ना चाहिए। वो भाषण आपको बाबा साहब अंबेडकर की राइटिंग एंड स्पीचेस वॉल्यूम 13 में मिलेगा, 1200 पेज के आसपास आपको। और अगर आप कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली डिबेट पढ़ना चाहेंगे तो उसमें वॉल्यूम 11 में 902 पेज के आसपास मिलेगा आपको। वो भाषण जरूर पढ़ना चाहिए, क्योंकि वो भाषण बाबा साहब अंबेडकर के राष्ट्र निर्माण की संकल्पना को और भी ज्यादा जो है बताता है। केवल और केवल ये कहना, उन्होंने कहा शिक्षित हो, संगठित हो, संघर्ष करो। बाबा साहब ने केवल ये बताया कि नहीं, आप जो है संविधान मानो, आप जो है केवल जो है संघर्ष नहीं कर रहे हो, आप जो धर्म परिवर्तन नहीं कर रहे हो। अगर आप केवल इसी में बाबा साहब अंबेडकर को समझेंगे तो फिर आप बाबा साहब अंबेडकर का कद छोटा कर रहे हैं। बाबा साहब अंबेडकर ने पूरे भारत के लिए काम किया और उसके बाद पूरे विश्व के लिए काम जो किया उसको आप सही रूप में नहीं बता रहे हैं। तो साथियों, बाबा साहब अंबेडकर ने 1930 में और फिर 1949 में ये बात कही कि भारत एक राष्ट्र नहीं है। और वो राष्ट्र क्यों नहीं है? वो इसलिए नहीं है क्योंकि हिंदुओं के अंदर जातियां हैं और हजारों जातियों में समाज बटा हुआ है, और उसकी वजह से भाईचारा नहीं हो पा रहा है, उसकी वजह से साझी कोई संस्कृति नहीं है, एक दूसरे के प्रति वैमनस्य है। तो ऐसा समाज राष्ट्र कैसे हो सकता है? दूसरी तरफ हिंदू और मुसलमानों के अंदर वैमनस्य है, और वह अपने नायक को मानते हैं, अपनी धार्मिक पुस्तकों को मानते हैं, और दूसरी तरफ हिंदू अपने नायक और अपनी धार्मिक पुस्तकों को बनाता है, और इसलिए वहां पर भी साझी विरासत नहीं है। तीसरी तरफ बाबा साहब अंबेडकर ने कहा कि आपने जो आदिवासी समाज है उसके साथ भी भाईचारा नहीं रखा है, उसके साथ भी कोई साझी विरासत नहीं है, उसके साथ भी कोई लेन देन का जो है वातावरण नहीं है। तो ऐसा समाज राष्ट्र कैसे हो सकता है? आज भी अगर आप देखेंगे साथियों तो क्या है, 2019 का एक डेटा आया है, और वो डेटा है दलितों पर एक वर्ष में कितने अत्याचार होते हैं, कितने अन्याय और अत्याचार हो रहे हैं। मैंने देखा कि अगर उसको हम पूरे साल को डेटा को देखें तो हमको 125 वारदातें दलितों पर अन्याय और अत्याचार की डेली मिल रही हैं। ये कैसा भाईचारा है जिसमें 125 दलितों के साथ एट्रोसिटी वारदातें होती हैं, ज्यादती की, और डेली 2019 के आंकड़े में यह कहा कि डेली दलित महिलाओं की 10 दलित महिलाओं के साथ बलात्कार होता है। तो ये कैसा समाज है, कैसा भाईचारा है जिसके अंदर जो है दलितों के साथ इस प्रकार का व्यवहार हो रहा है? तो इसलिए साथियों, ये प्रश्न वाजिब है कि क्या हम राष्ट्र हैं और राष्ट्र बनने की प्रक्रिया में हैं? ये बाबा साहब अंबेडकर ने। अब आता हूं
कि क्या केवल और केवल लोग कहेंगे कि नहीं, हम लोग की तो साझी सरित, हम लोग की तो साझी संस्कृति है, हम लोग तो भाषा बोलते हैं एक जैसी, बहुत सारे लोग हिंदी बोलते हैं, हम लोग तो तीज त्योहार भी मनाते हैं, हम लोग दिवाली होली सब मना रहे हैं, कैसी बात कर रहे हैं आप? और हम लोग हिंदी भी बोलते हैं, एक भाषा है हमारी, तो कैसे कह रहे हैं आप राष्ट्र नहीं है? तो बाबा साहब अम्बेडकर ने इसकी भी एनालिसिस की कि क्या एक प्रकार की भाषा बोलने से समाज राष्ट्र में परिवर्तित हो जाता है? इफ यू आर स्पीकिंग वन लैंग्वेज, आर यू ए नेशन? बाबा साहब ने कहा नो, दैट इज नॉट करेक्ट एनालिसिस। व्हाई? बिकॉज उन्होंने कहा अंग्रेजी इंग्लिस्तान भी बोलता है, अंग्रेजी ब्रिटेन भी बोल रहा है और अंग्रेजी अमेरिका भी बोल रहा है, तो ये दोनों अलग अलग राष्ट्र कैसे हैं? अगर भाषा ही राष्ट्र का आधार होती तो ये तो अलग अलग भाषा बोल रहे हैं, और उसके विपरीत स्विट्जरलैंड में बहुत सारी भाषाएं बोली जाती हैं, उसके बाद भी वो राष्ट्र है। इसी तरह बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा कि जो धर्म है वो अलग अलग धर्म के आधार पर भी राष्ट्र बने हुए हैं। तो ये कहना कि धर्म और रेस जो है वो एक राष्ट्र बना देती है, ऐसा नहीं है। और इसलिए बाबा साहब ने कहा कि धर्म, भाषा और यहां तक कि जो रेस है उसके आधार पर जो है राष्ट्र नहीं बनते। अब बाबा साहब अम्बेडकर ने जो है परिभाषित किया कि राष्ट्र वास्तविकता में है क्या। उन्होंने फ्रांसीसी पॉलिटिकल साइंटिस्ट अर्नेस्ट रेनन को उद्धृत किया। अर्नेस्ट रेनन ने परिभाषा दी कि नेशन इज ए लिविंग सोल, राष्ट्र एक जीती जागती आत्मा है। दूसरी बात उन्होंने कही, नेशन इज ए स्पिरिचुअल प्रिंसिपल, यानी कि राष्ट्र एक आध्यात्मिक सिद्धांत है। इट इज ए प्रिंसिपल जिसके तहत आप जीवन जीते हैं, किस तरह आप भविष्य में किस प्रकार साथ रहेंगे इसकी आप कसम खाते हैं। एक दूसरे के प्रति आप सम्मान रखेंगे, एक दूसरे की साझी विरासत जीने की परंपरा डालेंगे। ऐसी सांस्कृतिक पूंजी को लिए हुए जो साझी विरासत होती है उससे राष्ट्र बनता है। बाबा साहब ने आगे कहा कि व्यक्तियों की तरह राष्ट्र लंबे प्रयासों का प्रतिफल होता है। लगातार आप निरंतर प्रयास करें लोगों के अधिकारों के लिए, लोगों की भलाई के लिए, उनकी समानता के लिए जब आप कार्य करें, उनके अंदर बंधुत्व भाईचारा पैदा करने के लिए काम करें, तब कहीं जाकर के राष्ट्र का अस्तित्व शुरू होगा। लेकिन अगर आप ये कहें कि नहीं, केवल हम जो भाईचारा बना लिया है क्योंकि हम जो है त्योहार और तीज एक साथ मना रहे हैं, तो राष्ट्र नहीं बनेगा। केवल तीज और त्योहार बनाने से राष्ट्र नहीं बनेगा। बाबा साहब ने कहा कि आपको दूसरों के दुखों में दुखी होना ये आना चाहिए। अगर आप में दूसरों के दुख को लेकर के दुख है, तब तो आप कहीं ना कहीं राष्ट्र निर्माण की प्रक्रिया में आगे बढ़ रहे हैं। क्योंकि दुख जो है वो एक दूसरे समाज के प्रति हमको अपने कर्तव्यों का बोध कराते हैं, हमको बताते हैं कि देखो ये समाज दुखी है और इसको हमें इसके लिए, उसके उत्थान के लिए काम करना चाहिए। यहां तो अजब बात है, यहां तो अगर हम खुशी हैं तो हमारी खुशी में दूसरा आदमी दुखी हो जाता है, तो ये कैसा राष्ट्र है। और यहां पर कुछ लोग तो खुश हैं और बाकी जो बड़ा समुदाय है वो दुखी है।
तो कैसे ये राष्ट्र हुआ? इस पर बाबा साहब अंबेडकर ने कहा कि जहां तक राष्ट्रीय स्मृतियों की बात है, वहां पर विजय से अधिक मूल्यवान कर्तव्य होते हैं। कर्तव्य हमारा क्या है? एक समाज का दूसरे समाज के प्रति कर्तव्य क्या है? हमारा जो पूरा का पूरा फलसफा है वो इस आधार पर आधारित होगा कि हम दूसरे समाज का उत्थान कर सकें। हम केवल अपने लिए काम न करें, तब कहीं जाकर के एक राष्ट्र बनेगा। इसको आप बाबा साहब अंबेडकर के जो वॉल्यूम 8 है उसको आप पढ़ सकते हैं, वॉल्यूम 8, और उसके पृष्ठ 35 पर यह परिभाषा बाबा साहब अंबेडकर ने दी है और उसकी उत्पत्ति का मार्ग। अब अगर राष्ट्र नहीं है, राष्ट्र जातियों में बटा है, राष्ट्र धर्म के आधार पर बटा है, राष्ट्र जो है हमारा आदिवासी और हिंदू समाज में बटा हुआ है, तो अब हम राष्ट्र को बनाएंगे कैसे? इसकी प्रक्रिया बाबा साहब अंबेडकर ने बाकायदा थी और उसके लिए उन्होंने 5 उपाय बताए कि आप राष्ट्र अगर नहीं है तो राष्ट्र को कैसे बनाएंगे। इसके 5 पड़ाव या 5 जो है उपाय उन्होंने बताए। सबसे पहला उपाय बाबा साहब अंबेडकर ने बताया कि समाज के जितने लीडर हैं, जितने लोग हैं, उनमें ये अनुभूति होनी चाहिए कि ये एहसास होना चाहिए कि हम समाज नहीं हैं। अगर जितनी जल्दी ये एहसास हो जाएगा उतनी ही जल्दी लोग समाज को राष्ट्र बनाने के लिए प्रयास करने लगेंगे। दे विल start their endeavor to convert a society, a community into nation। और जब तक एक समुदाय को हम प्रयास के रूप में राष्ट्र में नहीं बदलेंगे, तब तक राष्ट्र नहीं बनेगा। अपने आप से राष्ट्र पल्लवित नहीं होते। जिस तरह आप एक पौधा लगा दें वो उग जाए, ऐसे राष्ट्र नहीं बनते। राष्ट्र के लिए आपको प्रयास करना पड़ेगा और पहला प्रयास यह है कि ये आप मान ले, आप मुतमईन हो जाएं, आप कन्विंस हो जाएं कि हम राष्ट्र नहीं है, तभी आप राष्ट्र बनाने की प्रक्रिया का आरंभ करेंगे। एक बात बाबा साहब ने ये बताई। दूसरा, बाबा साहब ने बताया कि जो हमारे यहां विस्मृति सोच है, जो याददाश्त है, जो हमारी यादें हैं, चाहे वो सवर्ण समाज, जो सवर्ण समाज के अंदर ब्राह्मण, राजपूत, वैश्य, वो अपने आप को बहुत ऊंचा समझता है, ये जो सोच है। और दूसरा जो अस्पृश्य समाज है, जो आदिवासी समाज है, जो महिलाएं हैं, उनको कहा जाता है ये नीचे हैं और वो अपने आप को ये सोचते हैं कि मैं जो है नीचे की तरफ हूं। तो ये जो सोच, ये जो स्मृति है, इसको भुलाना पड़ेगा। अगर आप अपने आप को आज भी बहुत ऊंचा समझते रहेंगे तो आप राष्ट्र नहीं बना पाएंगे, क्योंकि आप अपनी वर्चस्वता को, अपनी हेजेमनी को, आप अपनी जो ऊंचाई है उसको कायम रखने की कोशिश करेंगे, आप उसको तोड़ नहीं रहे। तो जब तक आप अपनी ऊंचाई को तोड़ेंगे नहीं, जब तक आप अपने आप को ऊंचा समझना छोड़ेंगे नहीं, तब तक ये राष्ट्र नहीं बन सकता। आप केवल ये कहेंगे नहीं मैं तो बहुत ऊंचा हूं, मैं हाथ का काम कैसे करूं। हमारे यहाँ बहुत सारे लोग होते हैं, वो कहते हैं मैं कैसे हल जोत लूं, अगर मैं हल जोतूंगा तो मेरी तो जात चली जाएगी, मैं कैसे सफाई का काम कर लूं। कुछ लोग करने लगे, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि ये धारा बन गई है। अभी भी लोग हाथ का काम नीचा समझते हैं और इसलिए वो नहीं करते, और वो केवल कलम का काम करना चाहते हैं। और कुछ लोग सोचते हैं कि नहीं वो झाड़ू वही पकड़े और इसलिए उनको वहीं पर वो रहना चाहिए। तो कैसे राष्ट्र बनेगा? तो विस्मृति, फॉरगेटफुलनेस इज वन ऑफ द एलिमेंट टू मेक नेशन। राष्ट्र निर्माण के लिए
भूलना, अपने माझी को भूलना बहुत जरूरी है। अगर आप अपने माझी को नहीं भूलेंगे, इतिहास को नहीं भूलेंगे और आप अपने इतिहास पर ही गौरवान्वित महसूस करते रहेंगे तो आप आगे चल करके साझी विरासत नहीं पैदा कर सकते। इसलिए बाबा साहब अंबेडकर ने मना किया। तीसरी बात, सदियों से बहिष्कृत समूहों को उनका अधिकार देना होगा। अगर आपको राष्ट्र निर्माण करना है तो आपको उनका अधिकार देना पड़ेगा जिनको आपने सदियों से अधिकार से वंचित कर रखा है। और इनमें कौन से समूह आते थे जिनको आपने अधिकार से वंचित कर रखा था? उसमें सबसे पहले जो आज के समय में दलित कहलाते हैं, शेड्यूल्ड कास्ट, उनको आपने अधिकार नहीं दिए, पठन पाठन का अधिकार नहीं दिया, संपत्ति का अधिकार नहीं दिया था, आपने उनको बराबरी का अधिकार नहीं दिया था, दर्जा नहीं दिया था, तो उनको आपको देना पड़ेगा ये अधिकार। और इसीलिए बाबा साहब अंबेडकर ने जब संविधान बनाया तो उसके अंदर राइट टू इक्वालिटी रखी। राइट टू इक्वालिटी ही नहीं रखी बल्कि राइट टू इक्वल ऑफ अपॉर्चुनिटी, समानता का ही अधिकार नहीं दिया बल्कि अवसर की समानता भी होगी, 16(4) में यह भी दिया। तो कहीं ना कहीं समानता को बाबा साहब अंबेडकर स्थापित कर रहे थे संवैधानिक दृष्टि से। और उसके साथ साथ जो सबसे बड़ा बात की बाबा साहब अंबेडकर ने वो थी सामाजिक न्याय। सामाजिक न्याय किसी भी विश्व के किसी भी संविधान में सामाजिक न्याय शब्द नहीं मिलता। फ्रांसीसी क्रांति में इक्वालिटी, लिबर्टी और फ्रेटर्निटी को देखा गया और बाबा साहब अंबेडकर ने कहा कि वहां पर जो इक्वालिटी, लिबर्टी और फ्रेटर्निटी का तो नारा दिया गया, लेकिन क्या वहां पर फ्रेटर्निटी आई? क्या वहां पर लोगों को जो है इक्वालिटी मिली या फ्रेटर्निटी मिली? ये बाबा साहब अंबेडकर ने प्रश्न उठाया कि नहीं, वहां पर लोगों को इक्वालिटी तो मिल रही थी लेकिन कहीं ना कहीं जो फ्रेटर्निटी थी वो नहीं आ रही थी। और इसके बाद बाबा साहब अंबेडकर ने जो है रशियन क्रांति की बात करी और रशियन क्रांति में ये कहा कि वहां पर इक्वालिटी की बात कर रहे थे लोग, लेकिन इक्वालिटी तो मिली लेकिन लिबर्टी नहीं मिली वहां पर। There was no liberty because state dictatorship of state या डिक्टेटरशिप ऑफ प्रोलेटेरियत के तहत स्टेट डिसाइड कर रहा था कि तुम क्या खाओगे, तुम क्या पहनोगे, तुम क्या कौन सा सेंट लगाओगे। There was no liberty। लेकिन बाबा साहब अंबेडकर ने कहा कि अगर वास्तविकता में आपको राष्ट्र का निर्माण करना है तो सामाजिक न्याय देना पड़ेगा, क्योंकि आप इक्वालिटी, लिबर्टी और फ्रेटर्निटी तो दे रहे हो, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि जो यहाँ का प्रभुत्व वर्ग है, जो इलीट है, वो इक्वालिटी, लिबर्टी को और फ्रेटर्निटी को इतनी आसानी से लागू होने देगा। और इसलिए बाबा साहब अंबेडकर ने कहा नहीं, आपको सामाजिक न्याय देना पड़ेगा। और सामाजिक न्याय देने के कारण ही भारतीय संविधान के अंदर 16(4) का उन्होंने उदाहरण दिया कि आपको रिजर्वेशन देना पड़ेगा। तो रिजर्वेशन इज ए मीन्स ऑफ सोशल जस्टिस, क्योंकि बाबा साहब को पता था कि हम समता, स्वतंत्रता और जो भाईचारे की बात कर रहे हैं, हम इक्वलिटी, लिबर्टी और फ्रेटर्निटी की बात तो कर रहे हैं, लेकिन यहाँ का जो इलीट है, जो यहाँ का उच्च वर्ग है, इसको लागू नहीं होने देगा। और इसलिए हमें एक नए प्रकार का उपकरण सोचना पड़ेगा और वो था सामाजिक न्याय। और सामाजिक न्याय के तहत बाबा साहब ने रिजर्वेशन यानी कि प्रतिनिधित्व, रिप्रेजेंटेशन की बात करी, चाहे वो नौकरियों में प्रतिनिधित्व हो, चाहे वो राजनीति में प्रतिनिधित्व हो, चाहे वो शिक्षा में प्रतिनिधित्व हो। तो ये एक राष्ट्र निर्माण की प्रक्रिया के तहत बाबा साहब अंबेडकर सामाजिक न्याय की बात को आगे रख रहे थे और ये कह रहे थे जो समाज वंचित रह गए हैं, उसमें शेड्यूल्ड कास्ट, फिर शेड्यूल्ड ट्राइब
और भारत की महिलाओं को भी अधिकारों से वंचित रखा गया है। और इसलिए जब तक उनके अधिकार स्थापित नहीं होते, unless and until rights of these classes are established through constitution, तब तक जो है ये राष्ट्र निर्माण नहीं हो सकता। और इसलिए बाबा साहब अंबेडकर ने कहा, राष्ट्र निर्माण करने के लिए आपको जो अभिजात वर्ग है, जो रूलिंग इलीट है, उसकी सत्ता का विध्वंस करना पड़ेगा। डिकॉन्स्ट्रक्शन ऑफ द पावर ऑफ द इलीट्स ऑफ द सोसाइटी। अगर आप नहीं करेंगे, अगर आप जो यहां का सत्ता वर्ग है उसकी सत्ता का विध्वंस नहीं करेंगे, तो यहां पर भी जो फ्रांस में हुआ, जो इटली में हुआ, जो रूस में हुआ, कि वहां पर जनतंत्र और प्रजातंत्र के खिलाफ बाकायदा क्रांति हुई, रेवोल्यूशन अगेंस्ट डेमोक्रेसी, चाहे वो इटली हो, चाहे वो स्पेन हो, चाहे वो फ्रांस हो, और चाहे वो अमेरिका हो, सब जगह बाकायदा डेमोक्रेसी। जर्मनी में भी जो है क्रांति हुई, क्योंकि वहां पर अभिजात वर्ग वगैरह ने बाकायदा समाज के अंदर जो है डेमोक्रेसी को बढ़ने नहीं दिया। और इसलिए बाबा साहब अंबेडकर ने कहा, अगर भारतवर्ष में प्रजातंत्र को मजबूत करना है, जो राष्ट्र निर्माण की प्रक्रिया है, उसके अंदर हमको जो यहाँ का इलीट है, जहां का प्रभुत्व वर्ग है, उसकी सत्ता का विध्वंस करना पड़ेगा। तो ये 5 पड़ाव बाबा साहब अंबेडकर ने बताए कि हमें राष्ट्र निर्माण कैसे करना है। अब साथियों, जो उन्होंने कहा कि आपने जो अभी तक अधिकार दिए हैं, वो अधिकार क्या है? क्या आपने स्वप्रतिनिधित्व का अधिकार दिया है? अगर राष्ट्र निर्माण करना है तो आपको स्वप्रतिनिधित्व देना पड़ेगा, सेल्फ रिप्रेजेंटेशन। और बाबा साहब अंबेडकर स्वप्रतिनिधित्व, सेल्फ रिप्रेजेंटेशन केवल और केवल दलितों के लिए नहीं मांग रहे थे, वो आदिवासियों के लिए, ट्राइबल्स के लिए नहीं मांग रहे थे। बाबा साहब अंबेडकर केवल महिलाओं के लिए सेल्फ रिप्रेजेंटेशन नहीं मांग रहे थे, वो पूरे भारतवर्ष के लिए सेल्फ रिप्रेजेंटेशन मांग रहे थे। और ये बात आप अगर देखें तो वॉल्यूम 1 में आपको ये बात मिल जाएगी कि बाबा साहब अंबेडकर ने ब्रिटानिया साम्राज्य को एक रिप्रेजेंटेशन दिया कि हम भारतीयों को अपनी सरकार बनाने का हक होना चाहिए, हमें वी शुड बी गिवन सेल्फ रिप्रेजेंटेशन टू गवर्न आवरसेल्फ। तो ब्रिटानिया साम्राज्य के लोगों ने कहा, जो उस समय के रूलर थे, यू इंडियंस यू आर नॉट फिट फॉर डेमोक्रेसी, क्योंकि तुम लोग इतने बटे हुए हो, यू आर सो डिवाइडेड दैट यू कैन नॉट रन ए डेमोक्रेसी। तो बाबा साहब अंबेडकर ने बाकायदा उसका उत्तर दिया साथियों, और कहा बाबा साहब अंबेडकर ने, इफ वी आर नॉट फिट टू गवर्न आवरसेल्फ बिकॉज वी आर डिवाइडेड, देन हाउ कैन अमेरिका इज फिट फॉर डेमोक्रेसी। आपने वहां तो डेमोक्रेसी दे दी और भारत के लिए कह रहे हो कि हम डिवाइडेड हैं। क्या वहां पर जो नस्ल भेद है, क्या वहां डिवाइडेड नहीं है लोग? क्या वहां पर धर्म के आधार पर, अमेरिका में धर्म के आधार पर लोग डिवाइडेड नहीं थे, विभाजित नहीं थे? क्या वहां पर लोग जो रीजन थे, यानी कि पोल्स अलग थे, स्वीड्स अलग थे, जर्मन अलग थे, फ्रेंच अलग थे, ये राष्ट्रीयता के आधार पर लोग अलग नहीं थे? अगर वो लोग अलग हैं तो हम कैसे अलग हैं, और इसलिए हमको क्यों नहीं राज मिलना चाहिए? फिर बाबा साहब ने कहा कि यद्यपि उनका जो अलगाव है, चाहे वो नस्ल भेद हो, चाहे वो धार्मिक हो, चाहे वो राष्ट्रीयता हो, उस पर वो बटे हुए हैं, लेकिन जो हमारा जो विभाजन है,
भारतीयों का जो विभाजन है वो डिफरेंट प्रकार का है, उसकी जो प्रवृत्ति है, उसका जो नेचर है वो दूसरा है, इसलिए आप मिला नहीं सकते, हमको देना पड़ेगा। और बाबा साहब ने कहा जो हमारा जो विलगाव है वो इसलिए है, हमारी एक ऐतिहासिकता है, क्योंकि हम लोगों ने एक साथ बैठ करके भविष्य के लिए हमने डिसीजन नहीं लिया है, एक बार भी हमने साथ मिलकर के, वी हैव नॉट कम टुगेदर एंड टेकन कलेक्टिवली अ डिसीजन फॉर द फ्यूचर। क्योंकि हम समुदाय में बटे थे, जातियों में बटे थे, हम धर्म के आधार पर बटे हुए थे, इसलिए हम एक साथ नहीं आए। लेकिन अगर हमको अब प्रतिनिधित्व मिलता है अपने आप को गवर्न करने का, तो हम एक साथ बैठेंगे, हम एक साथ बैठेंगे और हम एक साथ मिल करके अपनी कठिनाइयां हैं और जो हमारे इंटरेस्ट हैं उनके आधार पर हम एक संयुक्त डिसीजन लेंगे। और जैसे ही हम संयुक्त डिसीजन लेने लगेंगे वैसे ही हम राष्ट्र बनने की प्रक्रिया में आ जाएंगे, हम प्रजातंत्र बन जाएंगे। तो इसलिए बाबा साहब अंबेडकर ने पहली बार पूरे भारत के लिए सेल्फ रिप्रेजेंटेशन की बात करी। अब आप बताइए, अगर जो व्यक्ति पूरे भारत के लिए सेल्फ रिप्रेजेंटेशन, स्व प्रतिनिधित्व, हम अपने मुस्तकबिल का जो निर्णय है वो स्वयं करेंगे, ऐसी बात कर रहा हो तो उसको आप राष्ट्र निर्माता कहेंगे या नहीं कहेंगे? ये पहली बात है साथियों। दूसरी बात, बाबा साहब अंबेडकर ने कहा कि दलितों को स्व प्रतिनिधित्व देना पड़ेगा, सेल्फ रिप्रेजेंटेशन देना पड़ेगा। अगर राष्ट्र का निर्माण करना है तो यू विल हैव टू गिव सेल्फ रिप्रेजेंटेशन टू दी दलित्स। क्यों? क्योंकि दलितों को अभी तक, यहां तक कि उनके फंडामेंटल राइट्स भी नहीं दिए गए, तो आप उनको पहले उनके ह्यूमन राइट्स, फंडामेंटल राइट्स दीजिए और उसके बाद उनको सेल्फ रिप्रेजेंटेशन दीजिए। क्योंकि जाके ना हो पैर भी भाई, वो क्या जाने पीर पर आई, वो डिसीजन खुद लेंगे अपना। और इसलिए उनको नौकरियों में प्रतिनिधित्व दीजिए, उनको राजनीति में प्रतिनिधित्व दीजिए, और बाबा साहब ने यहां तक कहा कि उनको कैबिनेट में भी प्रतिनिधित्व, जिसको बाद में रिजर्वेशन कहा गया, कैबिनेट में भी प्रतिनिधित्व देना चाहिए, क्योंकि कैबिनेट में ही कानून बनते हैं। अगर कानून वहां पर कैबिनेट में वो नहीं होंगे तो वो डिसीजन अपने पक्ष में कैसे लेंगे? आउट ऑफ माइंड, आउट ऑफ साइट इज इक्वल टू आउट ऑफ माइंड, एंड हु इज आउट ऑफ साइट एंड हु इज आउट ऑफ माइंड इज आउट ऑफ पॉलिसी। पॉलिसी में कैसे आएगा जब वो आउट ऑफ साइट है, आपके नजर में ही नहीं है, आपके दिमाग में ही नहीं है, तो वो पॉलिसी में कैसे आएगा? तो इसलिए बाबा साहब अंबेडकर ने कहा यू विल हैव टू गिव रिप्रेजेंटेशन इन कैबिनेट, इन पॉलिटिक्स, इन ब्यूरोक्रेसी एंड इन एजुकेशन। अगर ये नहीं होगा तो दलित अपना प्रतिनिधित्व, सेल्फ रिप्रेजेंटेशन नहीं कर पाएंगे। और इसलिए बाबा साहब अंबेडकर ने सेल्फ रिप्रेजेंटेशन की बात करी। दूसरी बात, सेल्फ रिप्रेजेंटेशन इसलिए भी जरूरी है कि हमको प्रजातंत्र बनाना है। अगर हम सेल्फ रिप्रेजेंटेशन नहीं देंगे तो प्रजातंत्र नहीं बन पाएगा। अगर वी आर नॉट गिविंग देम सेल्फ रिप्रेजेंटेशन तो वी कैन नॉट मेक डेमोक्रेसी। क्यों? अगर हम किसी को दो समूह होते हैं, जैसे समाज में दो समूह हैं, एक है जो बहुत बलशाली है, समण समाज है, और एक जो बहुत नीचे था, जिसको कभी अधिकार नहीं मिला, शिक्षा का अधिकार नहीं मिला, राजनीति का अधिकार नहीं मिला, सत्ता नहीं मिली, प्रॉपर्टी नहीं मिली, एक वो ग्रुप है। अब दोनों ग्रुप को कह दिया जाए ठीक है आज से आपको रिप्रेजेंटेशन हम दे रहे हैं, तो क्या होगा? जो प्रभुत्वशाली वर्ग होगा, जो ताकतवर होगा, वो हमेशा बना रहेगा, वो कानून बनाता रहेगा, और जो गरीब रहा है तबका, जो मजलूम रहा है, वो उसके कानून को झेलता रहेगा। तो बाबा साहब ने कहा ऐसे प्रजातंत्र नहीं बनेगा। ऐसे तो क्या होगा, एक समूह, एक ग्रुप हमेशा राजा बना रहेगा और दूसरा हमेशा रंक बना रहेगा।
एक हमेशा रूलिंग इलीट रहेगा, दूसरा रूल्ड रहेगा। अगर हमको सचमुच प्रजातंत्र लाना है तो जो रंक है उसको भी राजा के लिए कानून बनाने की जो अनुमति है वो मिलनी चाहिए या अवसर मिलना चाहिए। जो हमारा रूल्ड है, यानी कि जो हमारा रंक है, जो हमारा सर्वहारा है, जो हमारा दबा कुचला समाज है, उस समाज को भी राजा के लिए कानून बनाने का अवसर मिलना चाहिए। और जो राजा है उसको भी ये एहसास होना चाहिए कि जब वो रंक बनेगा तो उसके लिए कोई कानून दूसरा बनाएगा, तो वो स्थिति जब होगी कि राजा रंक के लिए कानून बनाए और रंक राजा के लिए कानून बनाए, जब ये दोनों आदान प्रदान होने लगेगा तब कहीं जा करके असली डेमोक्रेसी बनेगी। प्रजातंत्र तभी आएगा जब दोनों समाज को एक दूसरे के प्रति कानून बनाने का अवसर मिलेगा। और इसलिए बाबा साहब अंबेडकर ने सेल्फ रिप्रेजेंटेशन मांगा, स्व प्रतिनिधित्व, यहाँ की सत्ता में, ब्यूरोक्रेसी में, पॉलिटी में और एजुकेशन में। तीसरी बात बाबा साहब अंबेडकर ने क्यों सेल्फ रिप्रेजेंटेशन मांगा, और वो था मॉरल बेसिस। मॉरल बेसिस फॉर सेल्फ रिप्रेजेंटेशन ऑफ द erstwhile deprived classes। जो बहिष्कृत समाज थे उनके लिए स्व प्रतिनिधित्व मांगने का नैतिक कारण, देयर वॉज ए मॉरल बेसिस, नैतिक कारण था। बाबा साहब अंबेडकर ने बाकायदा रिप्रेजेंटेशन मांगा। और वो नैतिक कारण क्या था? वो नैतिक कारण बाबा साहब अंबेडकर ने गोपाल कृष्ण गोखले का एक रिप्रेजेंटेशन जो कि ब्रिटानिया साम्राज्य की सरकार को दिया गया था, उससे उन्होंने ये मॉरल पॉइंट लिया। ब्रिटानिया साम्राज्य की सरकार से गोपाल कृष्ण गोखले ये गुहार लगा रहे थे कि ब्रिटानिया साम्राज्य की ब्यूरोक्रेसी में जो ब्रिटेन समाज की सरकार, ब्रिटेन की सरकार है, इंग्लिश सरकार है, उसके अंदर भारतीयों को प्रतिनिधित्व नहीं दिया जा रहा है। वो केवल बाबू बन पाते हैं, उसके ऊपर नहीं जा पा रहे, उनको प्रतिनिधित्व नहीं दिया जाता है। और इसकी वजह से भारतीयों के जो पौरुष की हानि हो रही है, दे आर लूजिंग देयर टोटल मैनहुड, यानी कि वो अपनी पूरी शक्ति को प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं, अपनी क्षमता को, अपनी कैपेसिटी को, अपनी कैपेबिलिटी को प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं, और उनको बहुत ही सूक्ष्महीन बनाया जा रहा है, छोटा बनाया जा रहा है। बड़े से बड़ा हमारा जो व्यक्ति है वो छोटे से छोटे ब्रिटानिया साम्राज्य के ऑफिसर के सामने झुक करके नमस्कार करता है, और इससे जो भारतीय समाज है उसकी हानि हो रही है। बाबा साहब अंबेडकर ने कहा कि ब्रिटानिया साम्राज्य जो है वो 150 साल पहले केवल आया है, और 150 साल में ही आप ये कह रहे हो कि आपके हिंदू समाज की पौरुष की हानि हो रही है, आप अपनी क्षमता को प्राप्त नहीं कर पा रहे हो, आप अपनी कैपेसिटी को, कैपेबिलिटी को नहीं प्राप्त कर पा रहे हो। केवल 150 साल में आपकी पूरी की पूरी कायनात खत्म हो गई, आपकी पूरी की पूरी जो रेस थी, उसका जो पावर था वो खत्म हो गया। आपने जरा सोचिए, दलितों को कितने वर्षों से प्रतिनिधित्व नहीं दिया है? दलितों को तो आपने 1500 वर्षों से प्रतिनिधित्व नहीं दिया है, तो उनके पौरुष की क्या हानि नहीं हुई है? क्या उनकी क्षमता की हानि नहीं हुई है? उनको भी तो बर्बाद होना पड़ा है, उनको भी तो सूक्ष्म किया गया है, छोटा किया गया है। Dwarfing and stunting of Indians is taking place because of the British. Therefore, the dwarfing and stunting is taking place of Dalits also. ये भी सोचना चाहिए। गोपाल कृष्ण गोखले कह रहे थे, एक कम्युनिटी को दूसरे कम्युनिटी पर राज करने का हक नहीं है। तो बाबा साहब ने कहा, आप ब्रिटानिया साम्राज्य से तो ये कह रहे हो कि एक कम्युनिटी दूसरे कम्युनिटी पर राज नहीं कर सकती, लेकिन आपने दलितों के बारे में नहीं सोचा। आप भी तो
दलितों पर राज कर रहे हो, ये स्थिति बदलनी चाहिए। और इसलिए there is a moral reason for self representation of the Dalits if you really want to make a nation। यहां पर एक नैतिक आधार है राष्ट्र निर्माण की प्रक्रिया में। अगर आपको जो है नैतिक आधार ढूंढना है तो आपको दलितों को भी स्व प्रतिनिधित्व देना पड़ेगा। सत्ता की संस्थाओं में, शिक्षा की संस्थाओं में आपको उनको रिप्रेजेंटेशन देना पड़ेगा, तब कहीं राष्ट्र निर्माण होगा। ये बाबा साहब लड़ रहे थे लड़ाई। तीसरी तरफ बाबा साहब ने कहा महिलाओं को भी आपको अधिकार देने पड़ेंगे, और इसलिए बाबा साहब अंबेडकर हिंदू कोड बिल लाए। और हिंदू कोड बिल में बाबा साहब अंबेडकर ने बाकायदा महिलाओं के लिए जो अधिकार सुसज्जित किए वो क्या था। महिलाओं को पहले अपने पति से जो शादी करती थी उनसे तलाक लेने का अधिकार नहीं था। आप उनसे डाइवोर्स नहीं ले सकते, क्योंकि कहा जाता था हिंदू धर्म में शादी जो है वो एक अनुष्ठान है। वो एक अनुष्ठान है क्योंकि वो तो स्वर्ग में बनी है और इसलिए आप वो तोड़ नहीं सकते, चाहे पति कैसा हो। बाबा साहब अंबेडकर ने हिंदू कोड बिल में बाकायदा हिंदू मैरिज एक्ट 1955 में ये कहा कि नहीं, हिंदू मैरिज इज नॉट ए सैक्रामेंट, वो अनुबंधन हो गया है, इट इज ए कॉन्ट्रैक्ट, और कॉन्ट्रैक्ट कभी भी तोड़ा जा सकता है। अगर आपका पार्टनर अच्छा नहीं है तो कॉन्ट्रैक्ट तोड़ा। तो ये डाइवोर्स लेने का अधिकार बाबा साहब अंबेडकर ने बाकायदा सुनिश्चित किया हिंदू कोड बिल में। दूसरा, दो जातियों के बीच में ऊंच नीच वाला आजकल बड़ा अलग जिहाद का भी काम चल रहा है, आपने देखा होगा। और उसके पहले जो हॉरर किलिंग होती थी, जो कास्ट मैच, बाबा साहब अंबेडकर ने बाकायदा अधिकार दिया था अंतर जातीय अंतर धर्म विवाह हो सकते हैं if the women and men are agree, then who are we to do that? मियां बीबी राजी तो क्या करेगा काजी। तो इसलिए बाबा साहब अंबेडकर ने बाकायदा अंतर जातीय विवाह में बाकायदा महिलाओं को ये हक दिया। बाबा साहब अंबेडकर ने हिंदू कोड बिल में एक और अधिकार दिया, वो था डावरी के खिलाफ जो है कानून बना करके, कि डावरी जो दहेज प्रथा थी उसके खिलाफ कानून बनाया। और ये कहा दहेज प्रथा में सबसे ज्यादा प्रताड़ित होती है महिला, और इसलिए इसके खिलाफ कानून बनना चाहिए जिसलिए महिला का प्रताड़ना रोकी जा सके। चौथी बात, बाबा साहब ने प्रॉपर्टी में अधिकार दिया। महिलाओं को समान रूप से जिस तरह पुरुष का अधिकार होता है उसी तरह महिला का भी अधिकार, जिस तरह बेटे का अधिकार है उसी तरह बाकायदा लड़की का भी अधिकार होना चाहिए। बाप की प्रॉपर्टी में, पिता की प्रॉपर्टी में लड़की का भी अधिकार होना चाहिए, और पति की जो प्रॉपर्टी है उसमें भी महिला का अधिकार होना चाहिए, उसकी पत्नी का अधिकार होना चाहिए, केवल बेटे का अधिकार नहीं। तो संपत्ति का भी अधिकार बाबा साहब ने बाकायदा सुसज्जित किया हिंदू कोड बिल में। एक और अधिकार बाबा साहब ने महिलाओं को दिया, वो था कि गोद लेने में महिला की रजामंदी का अधिकार। अगर महिला रजामंद नहीं है तो पति गोद केवल अपनी मंशा से नहीं ले सकता जब तक वो बाकायदा जो है वो महिला राजी ना हो जाए। तो एक तरह से गोद लेने के अधिकार में भी बाबा साहब अंबेडकर ने महिलाओं के लिए अधिकार सुनिश्चित किया। और एक और आधार पर जो डाइवोर्स लेने का एक और अधिकार दिया वो था इम्पोर्टेंसी। अगर महिला चाहे तो वो ले सकती है अगर उसका हस्बैंड जो है इम्पोर्टेंट है। तो ये जो अधिकार थे, संपत्ति का अधिकार, विवाह का अधिकार, गोद लेने का अधिकार और डावरी के खिलाफ जो अधिकार, ये सब बाबा साहब अंबेडकर ने सुनिश्चित किए थे। एक तरफ आदिवासी और दलितों के लिए अधिकारों की बात, तीसरी तरफ संपूर्ण भारतीयों के लिए अधिकार, चौथी तरफ महिलाओं के लिए अधिकार, और पांचवी तरफ
जो अदर बैकवर्ड क्लासेस थे, अदर बैकवर्ड क्लासेस के लिए बाबा साहब अंबेडकर ने बाकायदा संविधान की धारा 340 के तहत कहा कि नहीं, एक ऐसा कमीशन बनेगा जो कि शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब के अलहदा, उनसे परे ऐसी जातियों को चिन्हित करेगा जो सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े हुए हैं, यानी कि बैकवर्ड क्लासेस कमीशन। और उसके बाद बाकायदा काका कालेलकर कमीशन बना। लेकिन साथियों को देर हो रही थी बाकायदा। जब बाबा साहब अंबेडकर 1951 में नेहरू की कैबिनेट में थे तो उन्होंने ये कहा कि भाई बैकवर्ड क्लासेस की जातियों को आप चिन्हित क्यों नहीं कर रहे हैं, और वो बहुत देर हो रही थी। और यहां तक कि शेड्यूल कास्ट कमीशन के लिए भी, हिंदू कोड बिल के लिए भी। और इसलिए बाबा साहब अंबेडकर ने जब रिजाइन किया नेहरू की कैबिनेट से 1951 में, तो उन्होंने जो आधार गिनाए कि मैं क्यों नेहरू की कैबिनेट से इस्तीफा दे रहा हूं, तो उसमें उन्होंने कहा कि शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब के जो अधिकार हैं वो उनकी स्थापना नहीं हो रही है, महिलाओं के लिए जो हिंदू कोड बिल बनाया गया है वो पूरी तरह से लागू नहीं हो पा रहा है, और तीसरी तरफ बाबा साहब अंबेडकर ने कहा जो बैकवर्ड क्लासेस के लिए मैंने प्रावधान किया था कि कमीशन बना करके और उनकी जातियों को चिन्हित किया जाए, जिसके तहत बाद में काका कालेलकर कमीशन बना और बाद में मंडल कमीशन बना, साथियों वो लागू उस समय नहीं हो रहा था। और इसलिए बाबा साहब अंबेडकर ने बैकवर्ड क्लासेस के अधिकारों के लिए भी इस्तीफा दे करके लड़ाई लड़ी। मुस्लिम समाज के लिए अगर आप देखें, जो बाबा साहब अंबेडकर ने आर्टिकल 25 से 29 तक जो व्यवस्था की है माइनॉरिटीज के लिए, उसके तहत आप देखें कि उनके अधिकारों को किस तरह सुनिश्चित किया गया। चाहे वो अपनी भाषा में शिक्षा लेना हो, चाहे वो अपने मजहब को पढ़ाना चाहते हो। इसलिए ये जो सोच है, ये जो तसव्वुर है, ये जो कल्पना है, वो अपने आप में शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, महिलाएं और सवर्ण महिलाएं, ये नहीं दलित महिलाएं, सभी महिलाएं, माइनॉरिटीज, इन सब को लेते हुए और भारतीय समाज के अंदर अधिकारों को सुनिश्चित करने की जो लड़ाई थी वो बाबा साहब अंबेडकर ने बाकायदा पटल पर रखी। ये नहीं कि अलग से उन्होंने किनारे बात करी, नहीं, उन्होंने बाकायदा संविधान सभा के अंदर ये पटल पर डिस्कशन किया। और इसलिए जो व्यक्ति दलितों के लिए लड़ाई लड़ रहा, जो व्यक्ति आदिवासियों के लिए लड़ाई लड़ रहा, जो व्यक्ति महिलाओं के अधिकारों को सुनिश्चित करने के लिए लड़ाई लड़ रहा है, जो आदमी बैकवर्ड क्लासेस कमीशन के लिए स्थापना के लिए लड़ाई लड़ रहा, और जो व्यक्ति बाकायदा ब्रिटानिया साम्राज्य से यह कहे कि हमको 100% दो, वो राष्ट्र निर्माता क्यों नहीं कहलाएगा, ये प्रश्न है। ये ऐसे कौन से एनालिस्ट थे? मैं तो इल्जाम लगाना चाहूंगा कि एलेनोर ज़ीलियट जो कि अमेरिका से आई थी, गेल ओम्बिट जो अमेरिका से आई थी, और आजकल फ्रांस के क्रिस्टोफर ज़ेफलट हैं, ये सब लोग बाकायदा बाबा साहब अंबेडकर को केवल और केवल दलित लीडर कह करके ही क्यों एनालाइज कर रहे हैं। ये जो अरुंधति रॉय हैं वो केवल बाबा साहब अंबेडकर को जाति विच्छेदन, एनालिसिस ऑफ कास्ट से ही क्यों सीमित कर देती है कि बाबा साहब अंबेडकर ने केवल और केवल जो है जाति तोड़ने की बात करी। बाबा साहब अंबेडकर को राष्ट्र निर्माण के अंदर किए गए काम, अगर आप संविधान निर्माण को भी देखें, जो कि अरुण शौरी, आपको पता होगा अरुण शौरी ने एक किताब लिखी थी वर्शिपिंग द फॉल्स गॉड, और उसमें लिखा कि बाबा साहब अंबेडकर तो जो है केवल ड्राफ्ट्समैन थे, उन्होंने तो संविधान नहीं बनाया, और वो बाद में जाकर के बाकायदा मिनिस्टर बनता है, सेंट्रल मिनिस्टर बनता है, राज्यसभा में जाता है साथियों, और हम उसका कोई जवाब उत्तर प्रत्युत्तर नहीं देते। बहुत बड़े बड़े इंटेलेक्चुअल फिर रहे हैं लेकिन कभी भी उसका उत्तर नहीं देते। इसलिए जरूरी है कि हम
जो संविधान निर्माण की प्रक्रिया है उसको भी देखे कि बाबा साहब अंबेडकर ने संविधान निर्माण की प्रक्रिया को बाकायदा राष्ट्र निर्माण की प्रक्रिया का एक पड़ाव, दैट वाज ओनली अ स्टेप टुवर्ड्स नेशन बिल्डिंग, इसलिए उसमें भाग लिया। बाबा साहब कह रहे थे कि मैं नहीं चाहता था कि मैं इनके साथ काम करूं, लेकिन मुझे लगा कि देश की सेवा करने का ये एक बहुत बड़ा मौका है और इसलिए मैं संविधान सभा में गया। लेकिन मुझे ये पता नहीं था कि मैं संविधान निर्मात्री सभा का चेयरमैन, कि मैं ड्राफ्टिंग कमेटी का चेयरमैन चुन लिया जाऊंगा। और जब ड्राफ्टिंग कमेटी का चेयरमैन में चुना गया तो बाबा साहब अंबेडकर ने लगातार 141 दिन चेयरमैन के रूप में साथियों काम किया। और ये बात मैं इसलिए कहना चाहता हूं कि लोगों को यह पता होना चाहिए कि बाबा साहब ने कितना अधिक काम किया। और ये उत्तर होगा बाकायदा अरुण शौरी के लिए उत्तर होगा कि वो फैक्ट्स को झुटलाए कि बाबा साहब ने जो काम किया वो कितना जिंजांटिक कलोसल हरकुलियन टास्क, हाउ बिग वाज दैट वर्क। इसलिए मैं ये फैक्ट देना चाहता हूं। बाबा साहब ने कहा 141 दिन में जो राव साहब ने संविधान बनाया था उसको मसौदे के अंदर बाकायदा डिबेट और डिस्कशन के बाद 7635 अमेंडमेंट आए। मैंने अपने फेसबुक पर भी लिखा, अपने ट्विटर पर भी लिखा, लेकिन लोग मानने के लिए तैयार नहीं है कि वो फैक्ट को बाकायदा डिस्कशन करें, डिबेट करें। सब खुश हैं कि बाबा साहब ने कहा शिक्षित हो, संगठित हो, संघर्ष करो, सब खुश हैं यही कह के बाबा साहब ने जात को तोड़ने की बात कर, लेकिन कोई फैक्ट और फिगर पर जवाब देने के लिए एक माकूल डिस्कोर्स नहीं पैदा कर रहा है साथियों। ये इंटेलेक्चुअल्स की कमजोरी है और मैं इसीलिए चाह रहा हूं कि ये फैक्ट 7635 अमेंडमेंट को बाबा साहब ने पढ़ा, अकेले पढ़ा। और ये दावा कर रहा हूं क्योंकि टी कृष्णमाचारी जो कि संविधान सभा के मेंबर थे, उन्होंने ये बात कही कि यद्यपि लोग ये जानते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशनल जो ड्राफ्टिंग कमेटी थी, ड्राफ्टिंग कमेटी में केवल 7 लोग थे, ये जानते हैं, लेकिन कोई ये नहीं जानता कि उन 7 ड्राफ्टिंग कमेटी में जो कमेटी थी उसके 7 मेंबर में कितने लोग काम कर रहे थे, ये नहीं पता उनको। और उन्होंने बाकायदा बताया टी कृष्णमाचारी ने कि 7 लोगों में एक व्यक्ति अमेरिका चला गया जिसकी जगह कोई नहीं आया, दूसरा व्यक्ति मर गया और उसको जो है कोई उसकी जगह भी रिप्लेसमेंट नहीं आया, तीसरे आदमी ने रिजाइन कर दिया और उसकी जगह भी कोई रिप्लेसमेंट नहीं आया, चौथा व्यक्ति अपने स्टेट के कामों में इतना व्यस्त था कि उसने ड्राफ्टिंग कमेटी का कोई काम करना जो है उसके लिए दुश्वार हो गया और उसने नहीं किया। 4 2 व्यक्ति दिल्ली से काफी दूर रह रहे थे और अपनी स्वास्थ्य के कारण वो दिल्ली आ नहीं सके और हुआ ये कि ड्राफ्टिंग कमेटी का पूरा काम डॉक्टर अंबेडकर पर आ गया। साथियों अब आप बताइए, बाबा साहब अंबेडकर संविधान निर्माता हम उनको कहेंगे या नहीं कहेंगे? जब 7635 अमेंडमेंट पढ़ रहे थे बाबा साहब अंबेडकर, 7635 अमेंडमेंट पढ़े और उसमें से 5162 अमेंडमेंट को उन्होंने खारिज किया, डिस्कार्ड किया कि दे डू नॉट हैव एनी सब्सटेंस। और उसके बाद 2473 अमेंडमेंट को उन्होंने संविधान के अंदर समायोजित किया। He incorporated 2473 amendments। अब आप मुझे बताइए 7635 अमेंडमेंट पढ़ने वाला व्यक्ति संविधान निर्माता कहलाएगा या नहीं कहलाएगा? या 5162 अमेंडमेंट को खारिज करने वाला संविधान निर्माता कहलाएगा या नहीं कहलाएगा? या 2473 अमेंडमेंट को समायोजित करने वाला व्यक्ति
संविधान निर्माता कहलाएगा या नहीं कहलाएगा। एक और आंकड़ा मैंने दिया, अभी बच्चों को मैं देख रहा था, बाबा साहब की एक स्पीच, केवल एक स्पीच आप पढ़िए कितनी बड़ी है। लास्ट स्पीच 25 नवंबर 1949 की जो स्पीच है, मैंने शब्द गिने, ये नहीं कि मैंने गूगल पर मैंने डाला वर्ड पर और उसके बाद गिन लिया, नहीं, मैंने एक एक शब्द को गिना, और वो भी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली डिबेट से गिना। साथियों, 3900 शब्द का वो आखिरी भाषण है बाबा साहब अम्बेडकर, 3900 वर्ड का। और उसमें बाबा साहब अम्बेडकर ने एस.एन. बनर्जी को बाकायदा ये कहा कि ही इज माई ड्राफ्टमैन एंड आई थैंक हिम। अपने ड्राफ्टमैन को थैंक्स कहा, उन्होंने बी.एन. राव को थैंक्स कहा, उन्होंने कांग्रेस के लोगों को थैंक्स कहा। अगर बाबा साहब अम्बेडकर ही सबका थैंक्स अदा कर रहे थे तो क्यों कर रहे थे, अगर वो फादर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है। बाबा साहब ने कहा कि मैं तो केवल शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब की जो है बाकायदा अधिकारों के लिए आया था, लेकिन मुझे लगा कि नहीं, मेरा राष्ट्र पुकार रहा है, माय नेशन इज कॉलिंग एंड देयरफॉर आई स्टार्टेड मेकिंग द कॉन्स्टिट्यूशन। तो राष्ट्र निर्माण की जो सबसे बड़ी प्रक्रिया थी वो थी संविधान का निर्माण, और उसमें बाबा साहब अम्बेडकर ने बाकायदा सभी समाजों का ध्यान रखा। और ऑस्टिन गार्नविल जो बहुत बड़े संविधान वेदता हैं, उन्होंने कहा भारत के संविधान ने 3 चीजें बहुत बखूबी निभाई हैं। सबसे पहला उन्होंने कहा सामाजिक परिवर्तन, सोशल चेंज। सेकंड उन्होंने कहा इंटीग्रेशन, बाकायदा जो बिलगाव हो रहा था, लोग पटेल साहब को बहुत कहते हैं कि उन्होंने जो है भारत में एकता करा दी, प्रिंसिपलिटीज को उन्होंने मिला दिया। साथियों, आपको पता होगा पाकिस्तान का क्या हश्र हुआ, क्योंकि उसके पास संविधान टूट गया। नेपाल में संविधान 11 बार बना, और जहां जहां संविधान नहीं बना वहां पर आप देख लीजिए, अमेरिका का संविधान बड़ा छोटा है, कहते हैं केवल वहां पर उसके अंदर 7 केवल आर्टिकल्स है। आज वहां पर कितनी परेशानी होती है, समाज के अंदर कितनी परेशानी होती है, अलग अलग राज्य वहां के संविधान को लेकर के अलग लड़ाई करते हैं। और यूके में तो संविधान ही नहीं है, बन ही नहीं पाया वहां तो कल कन्वेंशन पर चलता है। भारतवर्ष आज अगर एकता के सूत्र में बना हुआ है, इंटीग्रेटेड है, तो वो हमारे संविधान की वजह से। इसलिए राष्ट्र निर्माण की प्रक्रिया में संविधान का योगदान मुझे लगता है अभी उसका आकलन होना बाकी है। और हमारे बहुजन समाज के इंटेलेक्चुअल्स को बाबा साहब अम्बेडकर ने शिक्षित हो, संगठित हो, संघर्ष करो, बाबा साहब ने भाखड़ा नागल बांध बनाया, बाबा साहब ने जो है धर्मांतरण की जो है शिक्षा दी, और आप लोग नहीं कर रहे हो, आप लोग शिक्षित नहीं हो रहे हो, आप लोग संगठित, ये राग अलापना छोड़ना चाहिए। उनको बाबा साहब अम्बेडकर के गुण तत्वों को गहराई में बैठ करके उसको निकाल करके एनालिसिस करना चाहिए, तब हम बाबा साहब अम्बेडकर के साथ न्याय करेंगे। वरना उनको हम संकुचित दायरे में देखेंगे, उनको तंग नजरिए से देखेंगे, उनको छोटा करके आंकेंगे, और कभी भी बाबा साहब अम्बेडकर के पूर्ण व्यक्तित्व, कृतित्व और उनके कंट्रीब्यूशन को हम समझ नहीं पाएंगे। और जब तक हम नहीं समझ पाएंगे, कोई दूसरा बाहर वाला आके समझाने वाला नहीं है। दूसरे के पहलवान पर आपको ताली नहीं बजानी है, आपको अपना पहलवान खुद तैयार करना है। मुझे बड़ा कभी कभी कष्ट होता है जब हमारे फॉरेन के साथी कहते हैं अब कि हमने इनको बुलाया बोलने के लिए, अब कि हमने इनको बुलाया बोलने के लिए, अब कि हमने इनको बुलाया बोलने के लिए। जैसे लगता है पिज्जा से मन भर गया तो अब मैकडोनल्ड बर्गर खाएंगे, मैकडोनल्ड बर्गर भर गया तो अब उनको लगता है कैंटकी चिकन खाएंगे। ये इंटेलेक्चुअल्स को बदल बदल करके सुनने की वजह, अगर हम विचारधारा के धरातल पर एक लाइन बड़ी खींचें तो मुझे लगता है हम बहुजन समाज का ज्यादा उद्धार करेंगे। और इसलिए साथियों, मेरा मानना है कि बाबा साहब अम्बेडकर के पूर्ण व्यक्तित्व और कृतित्व को अगर हम देखेंगे
तो मुझे लगता है कि बाबा साहब अंबेडकर ने पूर्ण राष्ट्र निर्माता की भूमिका निभाई है और आधुनिक भारत के निर्माता की भूमिका निभाई है। उसमें चाहे अधिकारों को सुसज्जित किया हो या वो सुनिश्चित किया हो, स्थापित किया हो, विभिन्न समाजों के अधिकारों को सुनिश्चित किया हो, इदारों को सुनिश्चित किया हो, जो इंस्टीट्यूशन बिल्डिंग मैकेनिज्म उन्होंने किया हो, और साथ ही साथ सामाजिक परिवर्तन को सामाजिक न्याय के साथ जो उन्होंने धरातल पर उतारा है, वो विश्व में एक नया प्रयोग है। दैट इज ए न्यू एनालिसिस एंड टेस्ट in the world, and that is why Baba Saheb Ambedkar is moving away not only from a nation builder to a global icon. As the time is passing away, more and more intellectuals are attracted towards him. More and more universities are doing research on him, and more world leaders. आपने नेल्सन मंडेला को जब सुना कि नेल्सन मंडेला ने कैसे जो है बाबा साहब अंबेडकर और बाकायदा अब्राहम लिंकन का कंपैरिजन किया जब वो राष्ट्रपति बने, और उसके बाद मोबिक ने भी जो है बाबा साहब अंबेडकर को उद्धृत करते हुए अपने यहाँ का साउथ अफ्रीका का किस प्रकार जो है उन्होंने प्रजातंत्र बनाने के लिए बाबा साहब से सीख लेने की कोशिश करी। तो अब तो बाबा साहब अंबेडकर का बाकायदा एक ग्लोबल चेहरा भी दिखाई पड़ने लगा है। तो इसलिए आज इस 64वें महापरिनिर्वाण दिवस पर साथियों, बाबा साहब अंबेडकर को सच्ची आदरांजलि यही होगी कि हम बाबा साहब अंबेडकर के गूढ़ तत्वों को गहराई में बैठ करके पढ़ें, और ये जो कपोल कल्पित कथाएं सुनते चले आ रहे हैं उनसे मुझे लगता है हमें निजात पानी चाहिए। नहीं तो हम बाबा साहब अंबेडकर के कद को कभी बड़ा नहीं कर पाएंगे, हमेशा उनके कद को छोटा करते रहेंगे, जैसे कि दलित मसीहा केवल बताएंगे या संविधान निर्माता बताएंगे या जाति तोड़ने वाला आंदोलनकारी ही बता पाएंगे। हम उनके बृहत जो उनका विशाल काय व्यक्तित्व और कृतित्व है उसका आकलन नहीं कर पाएंगे। मुझे लगता है मुझे यही कहना था, आपने मुझे सुना, इसके लिए मैं वर्ल्ड वाइड बीएसपी सपोर्टर्स को बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगा। थैंक यू।